तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो रेनेगार्ड इमॉर्टल के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 454 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देख रखा कि कैसे सारी चीज़ें हो रही होती है, फाइटें चल रही होती हैं, जहाँ पे आकर हाईजी भी बीच में इंटरफेयर करने वाली होती है, जिसके साथ हमें डॉई को दिखाया जाता है जो कि ऑल आउट बैटल कर चुका होता है और उसको कैसे भी करके मारना ही चाहता होता है। लेकिन यहाँ पे बीच में जेडू आकर उसे रोकने की कोशिश करने लगता है ताकि ये बैटल को यहीं रोक दिया जाए। और साथ में हमें दिखाया जाता है बाकी सारे बंदों को जहाँ पे वो उसको रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि ये बैटल को सुलझाया जा सके। अब जेडू के एक्सप्रेशन मानो बदलने लगते हैं। वो वार्निंग को रोकने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन उसके ऊपर के भी एंसेस्ट्रल कर्स उस पर भारी पड़ने लगती है। और जेडू उससे कहता है कि आखिरकार तुम्हें चाहिए क्या। और वार्निंग जो कि उससे फाइट कर रहा होता है, जो कहता है कि मुझे ये बेबी स्कल चाहिए। अब ये देखकर जेडू थोड़ा सा सोचने लगता है, जिसके बाद वांगलिन कहता है डॉयून मुझे ये स्कल्स दे दो, तुम जा सकते हो, यहाँ पे मैं तुम्हें जाने दूंगा। मैंने कभी भी तुम्हें मारने के बारे में नहीं सोचा है, मैं तो बस यहाँ पे हर एक चीज़ अच्छे से निपटाना चाहता था। अब यहाँ पे डॉयू भी वार्निंग की तरफ देखने लगता है, उसे भी थोड़ा सा याद आने लगता है। अब यहाँ पे देखा जाए तो उस कर्ज की वजह से वो पागल सा होने लगा था, इसलिए वो वार्निंग पर भी अटैक करने लगा होता है। अब जेडू डॉयू से कहता कि उसे जाने दो, उसे वो स्कल दे दो। डॉयू जानता था कि उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, उसकी जो इंजरीज है वो काफ़ी ज़्यादा है, अगर उसने जरा सा भी ढेर की तो यहाँ पे वो उस कर्ज से मुक्त नहीं हो पाएगा और वो यहाँ पे मारा भी जा सकता है। अब डॉयू वहाँ पे अपने पास से उस स्कल्स को जाने देता है, अपने उस ब्रोकन पीस को वहां से निकाल देता है। वहां पे उस स्कल के अंदर डेड ऑरा भली हुई होती है और वार्निंग उसको ले लेता है। वार्निंग भी उस स्कल को पाने के बाद पीछे हट जाता है और उसके अंदर से मैडमैन को निकालता है जो कि उसका डिस्पल होता है। देखो वहां पे वांगलिन ये सारी चीजें अपने मैडमैन के लिए कर रहा होता है क्योंकि अभी भी वो उस स्कल्स के अंदर मौजूद होता है। जिसके बाद जीडू कहता है वांगलिन डॉ वैंकलन यहाँ पे तुम्हें जाने दे रहा है, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा हार्वेस्ट तुम्हारे पास ही है। लेकिन याद रखो वो एक ग्रैंड एम्पायर है जो कि अपने आप को रिकवर करके तुम पे अटैक कर सकता है, इसलिए तुम्हें ये सारी चीज़ें संभाल कर रखना होगा। वहाँ पे डॉई तो वहाँ से निकल चुका होता है क्योंकि वांगलिन भी उस पर अटैक नहीं करता। जिसके बाद वो जेमिनी से कहता है कि तुम भी यहाँ पे संभाल के रहो, तुम्हारी पर्पल यंग सेट भी अकेले यहाँ से नहीं निकल सकती है। वो सबको चेतावनी देने लगता है कि सब चीज़ बदल चुका है, तो सबको यहाँ पे अपने कॉन्सिक्वेंस को बियर करना ही होगा। अब दिखाया जाता है हमें जेमिनी को जहाँ पे वो वांगलिन के पास जाती है और वांगलिन उससे कहता है कि इस दफ़ा मैं ग्रैंड एम्पायर जेमिनी से बहुत ही ज़्यादा ओन करता हूँ, मैं इसको चुकाने की बहुत ही कोशिश करूँगा, मतलब अभी कर्ज में डूबा हुआ है। तो ग्रैंड एम्पायर जेमिनी कहती है कि जबकि मैंने यहाँ पे ये सब करने का फैसला लिया तो तुम्हें कहने की कोई ज़रूरत नहीं। जिसके बाद यहाँ पे जीडू को दिखाया जाता है जो हंसने लगता कहता है कि बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे वो सब बात करने लगते हैं, जिसके बाद वो लोग वहाँ से निकलने की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन उससे जाने से पहले वो उन सब से कहते हैं कि जबकि यहाँ पे तुम जा रहे हो तो वांगलिन तुम लियान डॉफाई को पीछे छोड़ दो। अब लियान डॉफाई कोई और नहीं वांगलिन होता है और सब लोग वांगलिन को मैडमैन को यहाँ पे छोड़ जाने को कह रहे होते हैं, जबकि यहाँ पे वांगलिन अपने मैडमैन अपने डिस्पल को तो छोड़ने नहीं वाला होता है। वहाँ पे उसकी तरफ देखने लगता है लेकिन जीडू उससे कहता है, साथ में वांगलिन को जेमिनी भी कहती है कि तुम्हें इसको छोड़ना होगा क्योंकि वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे वांगलिन उन सब से पूछने लगता है कि आखिरकार उसे यहाँ पे रखने का क्या रीज़न है, मुझे एक रीज़न दो। और वो उसकी तरफ देखने लगता है ग्रैंड एम्पायर जेमिनी की तरफ। अब जेमिनी वांगलिन से कहती है कि देखो सेलेस्टर एम्पायर मारा जा चुका है और अभी लियान डॉफाई हमारे सेलेस्टर क्लैन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ में हाईजी भी बोलती जो कि अभी तक चुप होती, वो कहती वांगलिन लियान डॉफाई को यहाँ पे रहना ही होगा। वांगलिन भी उसकी तरफ देखने लगता है, जिसके बाद वो उससे कहती है कि ये प्लेस एक फॉरबिडन पैलेस है, जबकि ये टूट चुका है तो सेलेस्टर क्लैंस ये अपने आप रिकवर कर ली, मतलब फॉरबिडन स्पेस है तो अपने आप ये टाइम के साथ रिकवर करती जाएगी। जिसके बाद वो आगे कहती है कि उस सेलेस्टर एंसेस्टर के हेड की पावर्स की वजह से ही 72 सेलेस्टर जितने भी स्पिरिट्स है वो सेलेस्टर क्लैन में सप्रेस होकर रहे थे, और जबकि यहाँ पे उसके ऊपर से सील हट चुकी है, वो हेड डैमेज हो चुकी है, तो उन सबको सप्रेस कर पाना मुश्किल हो जाएगी। यहाँ पे हमें इसलिए मैडमैन की ज़रूरत होगी। यहाँ पे हमने पहले से ही लियान डॉफाई को चूज कर रखा था क्योंकि वो आगे चल के हमारे इस
सारी सेल्स को सप्रेस करने में मदद कर सके और वो आगे चल के सेलेस्टर एंसेस्टर ब्लड लाइन को इनहेरिट करके अपनी सेलेस्टर एंसेस्टर के कल्टिवेटर्स को भी इनहेरिट कर सकता है। हमने ये सारी प्लान्स पहले से ही बना रखी थी और वो अगला ग्रैंड एम्पायर बन जाएगा जो कि सेलेस्टर एंसेस्टर्स की पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद होगा, इसलिए तुम्हें आज उसे रोकना होगा। अब यहाँ पे जेडी भी उससे कहता है, उसे समझाने लगता है कि यहाँ पे तुम्हें उसको रखना ही होगा। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है वॉर्निंग जो कि वहाँ पे सेलेस्टर एंसेस्टर हेड को तो रखने को तैयार था लेकिन वो लियान डॉफाई को ले जाना चाहता है। लेकिन यहाँ पे दिखाया जाता है कि जेमिनी फिर से उससे तीसरी बार कहती है वॉर्निंग लियान डॉफाई को यहाँ पे छोड़ दो। टाइम पास होने लगता है और यहाँ पे वॉर्निंग स्ट्रगल कर रहा होता है क्योंकि वो अपने डिस्पल को यहाँ से ले जाना चाहता था लेकिन वो उसे नहीं ले जाना चाहते थे क्योंकि अगर लियान डॉफाई वहाँ से चला गया तो वहाँ का सेलेस्टर क्लैंस का जो फ्यूचर वो खतरे में चला जाएगा और साथ में वहाँ पे जो सील है वो कमजोर हो गई तो टूट भी सकती है। इसलिए वो सभी वार्न को ऐसा कह रहे होते हैं। वार्न को समझ नहीं आ रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए। वहाँ पे उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और कहता है कि मैडमैन ठीक है मैं इसको छोड़ रहा हूँ, लेकिन वो कहता है कि मैं फिर से इंपीरियल पैलेस में आऊँगा और मैं कसम खाता हूँ कि मैं जब यहाँ वापस आऊँगा तो मैं इसे फिर से वापस ले जाऊँगा। यहाँ पे दिखाया जाता है कि लास्ट तक में वो मैडमैन को ले नहीं पाया। मतलब ये सारी बैटल जो अभी तक हुई होती है वो सारी चीज़ें मतलब सेलेस्टर एम्प्रेस का आकर उसके मेमोरीज को रोक कर वहाँ से उसको ले जाना, हर एक चीज़ वो आने जितनी फाइट की होती वो असल में मैडमैन को ही ले जाने के लिए हुआ होता, लेकिन इन सब के बावजूद भी वो मैडमैन को नहीं ले पाया होता है और लास्ट में उसे छोड़कर रखना ही पड़ता है, उसे निकलना पड़ता है। वानी इन सारी चीज़ों के बारे में सोचने लगता है और कहता है ठीक है मैं इसको रहने देता हूँ, जिसके बाद वो वहाँ से निकल पड़ता है। वहाँ पे वो फॉरबिडन स्पेल्स की तरफ जाने लगता है। वहाँ पे वो हाईजी को देखने लगता है जहाँ पे वो अपने क्लांस के स्पेल्स को यूज़ करता है मैडमैन पे ताकि वो उसके कॉमा से बाहर निकाल सके। ये कहा जाता है कि उसके ऊपर गोल्डन लाइट स्प्रेड होने लगती है, उसकी पावर्स बढ़ने लगती हैं और अभी वो ग्रैंड एम्प्रेस की पावर्स को उसके अंदर ट्रांसफर करने लगते हैं। लियान डॉफाई इस सेलेस्टर क्लैंस का 5th ग्रैंड एम्पायर बन सकता था इस पावर्स को एब्जॉर्ब करने के बाद। वांग लिन मैडमैन की तरफ देख रहा होता है और साथ में दिखाया जाता है कि वो जो ब्रोकन अर्थ होता है वो कहाँ फॉरबिडन एरिया वो फिर से रिकवर होना शुरू हो जाती है। वांग लिन अभी भी देख रहा होता है लेकिन वो वहां से निकल चलता है क्योंकि वो आगे जाके फिर से वापस लौटने वाला है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो एक इंपीरियल पैलेस के एंसेस्टर सिटी में रीअपीयर होता है जहाँ पे एक र्यून मौजूद होता है और वहाँ पे स्टैचू मौजूद होती है जो कि असल में सेलेस्टर एंसेस्टर की होती है और वानी उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तभी वहाँ पे दिखाया जाता है ग्रैंड एम्पायर जेमिनी को जो आकर वानी से कहता है कि जो सेलेस्टर एंसेस्टर का प्रोटेक्शन है वो जा चुका है और यहाँ पे सेलेस्टर क्लैन इस सेलेस्टर एम्प्रेस ब्लड लाइन अब नहीं रहने वाला है। लेकिन वांग कहता है शुक्रिया, जहाँ पे उनमें ऐसे ही कह सकते हो थोड़ी मोड़ी बातें होती हैं। जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो जेमिनी जाते वक्त उससे पूछती है कि क्या तुम अपने फिर से वापस लौट कर आओगे मेरे पास। तो वार्न कहता कि अभी के फिलहाल मुझे ग्रेट सोल सेक्ट में जाना है, फिलहाल तो मैं आगे देख सकता हूँ कि मैं यहाँ पे वापस लौट आऊंगा या फिर नहीं। जिसके बाद जेमिनी कहती है ठीक है तुम जाओ, मुझे नींद आ रही है, तुम यहाँ से निकल जाओ। जिसके बाद वो वहाँ से वानी शुक्रिया अदा कहते हुए वहाँ से निकल चलता है और दिखाया जाता जीडू जो कहता है कि मुझे माफ़ करना बच्चे, मैं तुम्हें रोकने की कोशिश की लेकिन यही किया जा सकता था वरना सेलेस्टर क्लैंस का फ्यूचर खतरे में आ सकता था। और फाइनली हम लोग 2000 चैप्टर्स में आ चुके, मतलब अभी सिर्फ 88 चैप्टर्स बचे हुए हैं जो कि अगले वीक तक खत्म हो जाएगी। मतलब हो सकता है 5-6 दिन में खत्म हो जाएगी अगले वीक तक में, जिसके बाद मैं नए एनिमे या फिर मांगा को एक्सप्लेन करूंगा या फिर किसी नॉवेल्स को ही पकड़ दूंगा। जिसके बाद दिखाया जाता है कि वहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं जीडी और बाकी के वांग लिन और जितने भी एम्प्रेस होते हैं वो सभी अपने क्लोज डोर कल्टिवेशन में चले जा चुके होते हैं क्योंकि सभी काफ़ी ज़्यादा डैमेज होते हैं और सबके ऊपर कर्स भी लगी हुई होती है। इसी कारण वो अपने कर्स को तो हटाना चाहेंगे। डॉई और जेरी जो कि ग्रैंड एम्पायर होते हैं उनके ऊपर कर्स लगी थी लेकिन उनकी जो पावर्स होती है वो ग्रैंड एम्पायर जितनी होती तो उनको उतना भार नहीं पड़ने वाला है। वो धीरे धीरे करके उन एंसेस्टर कर्स को निकालने लगते हैं और सभी क्लोज डोर कल्टिवेशन में चले जाते हैं। और साथ में जेमिनी भी तो मौजूद होती है, वो भी अपनी कल्टिवेशन में चली जाती है, भले ही उस पर वो कर्स न लगी हो।
और बताया जाता है कि डोयू उसने असल में कई सारे एम्पर एग्जास्ट और एसेंडेंट एम्परर्स को ले आया होता है ताकि वो अपने लगे हुए कर्ज को बाकी सारे बंदों में डिस्ट्रीब्यूट कर दे ताकि वो इससे छुटकारा पा सके। और ये मेथड बहुत ही क्रूअल होता है, लेकिन क्या किया जाए, वो एक एम्पर होता है तो वो ऐसे क्रूअलिटी को तो अपना ही सकता है। और दिखाया जाता है जो भी गोल्डन एग्जास्ट होते हैं वो उस कर्ज के तो वजह से मारे ही जाते हैं, और जो एसेंडेंट एम्परर्स होते हैं वो तो मान लो तो वो बहुत ही दर्द में होते हैं, वो उसको सह नहीं पा रहे होते, जिसके कारण उसका कर्ज कम भी हो चुका होता है। टाइम बीतने लगता है, आधा साल बीत चुका होता है इन सब मूवमेंट को हुए और साथ में हमें सेलेस्टियल क्लैंस के ईस्टर्न कॉन्टिनेंट हेवनली बुल कॉन्टिनेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अभी भी वो सारी चीजें फाइट होने के बाद रिकवर हो रही होती है। और तभी दिखाया जाता है कि अभी जो स्ट्रक्चर होती है वो ज़्यादा चेंज नहीं होती है। ग्रेट सोल सेक्ट और गिविस सेक्ट के बारे में बताया जाता है कि अभी भी वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो रही होती है। और साथ में हमें ग्रेट सोल सेक्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वार्निंग आ चुका होता है। उसे पता था कि सभी लोग अभी कल्टीवेशन में डूबे हुए हैं, और अभी के फिलहाल तो वार्निंग काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हो चुका था क्योंकि उसके चर्चे चारों तरफ फैले हुए होते हैं। वो एक पहाड़ पे खड़ा होता है और यहाँ पे अपनी सारी बातों को याद कर रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो उन सभी चीज़ों को याद करने लगता है। हमें ग्रेट सोल सेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बाकी सारे बंदे मौजूद होते हैं, वहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। अब टाइम पास होने लगता है, हमें ग्रेट सोल सेट के बारे में बताया जाता है कि जाने कितने काउंटलेस सनराइज और सनसेट्स हुए, सुबह हुए और शाम के दिन, मतलब कितने ही दिन बीत चुके हैं। वहाँ अभी भी ग्रेट सोल सेट के बाहर ही खड़ा होता है और वो इससे काफ़ी फैमिलियर लग रही होती है क्योंकि वो बहुत पहले भी यहाँ आ चुका होता है। अभी वो इंतजार कर रहा होता है और कहता है कि मुझे अंदर जाना होगा, जिसके कारण वो दिखाया जाता है कि वो गेट के पास खड़ा होता है। अभी वो अंदर जाने के लिए रेडी हो चुका होता है और सडनली ग्रेट सोल सेट के अंदर एंटर करता है और उसकी कल्टीवेशन लेवल जितनी होती है उसके हिसाब से जितने के भी अंदर बंदे मौजूद होते हैं, ग्रैंड एम्प्रेस भी वो भी डिटेक्ट नहीं कर पाए कि वॉर्निंग ग्रेट सोल सेट के अंदर एंटर ले चुका है। और साथ में हमें ग्रेट सोल सेट के सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वॉर्निंग डूकिंग और यू नुआन को देखता है जो कि अपने उसी गेट के पास में बगल में खड़े होते हैं और वॉर्निंग वहाँ पे रुककर हर एक चीज़ को देख रहा होता है। जहाँ पे सोल स्क्रिप्चर पवेलियंस भी बनी हुई होती हैं जो कि 7 स्टोरी पवेलियन होती है, जो कि एक थिन मिस्ट में घिरी हुई होती है और असल में एक सोल स्क्रिप्चर पवेलियन होती है जहाँ पे कई सारे फ्लोर्स होते हैं। इन सब में लगभग 10 फ्लोर्स होते हैं जहाँ पे कई सारे बंदे भी नहीं जा सकते, सिर्फ पावरफुल बंदे जा सकते हैं। वॉर्निंग उसी के अंदर जाता है, सोल स्क्रिप्चर पवेलियंस के अंदर, और कोई भी बंदा को ये पता भी नहीं चलता कि वहाँ पे कोई एंट्री लिए, क्योंकि वॉर्निंग की कल्टीवेशन इतनी ज़्यादा होती है। वॉर्निंग सीधा चला जाता है, एंटर कर जाता है 9th फ्लोर पे और वहाँ पे मल्टी लेयर इल्यूजन स्पेल्स थी जैसे कि वॉर्निंग लेना चाहता था, जिसके बाद वो एक एक करके उन सभी को देखने लगता है। जहाँ पे वो चीज़ 10th फ्लोर पे होती, जहाँ पे वो 10th फ्लोर पे निकल पड़ता है और जैसे ही वो 10th फ्लोर में एंटर करता है वहाँ पे अलग ही फॉर्मेशन बिछी हुई थी, लेकिन वो वॉर्निंग को रोक नहीं पाती और वो वहाँ पे आ जाता है। वहाँ का एरिया सिर्फ 100 फीट स्पेस में बना हुआ था। इसके बीच में एक स्टैचू बनी थी जो कि स्केलेटन से बनी हुई होती है, जिसमें कोई दिमाग नहीं था। कह सकते हो कि ये किसी पावरफुल बंदे की स्केलेटन्स मौजूद होती हैं और वहाँ पे वॉर्निंग उसी के सामने खड़ा होता है और वहाँ पे दिखाया जाता है कि ये स्केलेटन असल में ग्रेट सोल सेट के ओल्ड एंसेस्टर की होती है, जो कि डॉवेन क्लैन का एक जीनियस होता है। इसी के साथ वो आगे बढ़ने लगता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वॉर्निंग को, जो कि इन सब किताबों को देखने लगता है और बताया जाता है हमें इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट के बारे में कि सेलेस्टियल क्लैन के अंदर 5 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं, जो कि 72 स्मॉल कॉन्टिनेंट्स को ऑक्यूपाई किए होते हैं और लगभग 50% से ज़्यादा इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट उनके अंदर आती है और रिमेनिंग के 50% 36 एंशिएंट क्लैन के अंदर आती है, जो कि अलग अलग क्लैंस के अंदर बटी हुई होती है। ये सभी ऐसे ही कई सारी चीज़ें बताई जाती हैं और हमें इसी के साथ एक अलग ही जगह का सीन दिखाया जाता है, एक विंड और स्नो वाले एरिया का, जिसमें कि 3 बंदे चलकर जा रहे होते हैं और तीनों अपने आप को कपड़े से कवर किए हुए होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। एक बंदा आगे चल रहा था तो 2 बंदा उन दोनों के लेफ्ट और राइट में। जो मिडल मैन था वो एक ओल्ड मैन की तरह लग रहा होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और साथ में हमें दिखाया जाता है कि जो लेफ्ट राइट वाला बंदा था वो दोनों एक दूसरे को जेलसी की भाव से देख रहे होते हैं। जहाँ पे एक बंदा बहुत ही ज़्यादा कपड़े पहने हुए था अपने आप को ठंड से बचाने के लिए, वहीं पे दूसरा बंदा उतना ज़्यादा कपड़े को नहीं
पहना हुआ था अपने आप को ठंड से बचाने के लिए, जिसमें से एक यंग मैन दूसरे से कहता है कि तुम्हारे ग्रैंडपा जी तो बहुत ही स्मार्ट है, उन्होंने सारी चीज़ें पहले से ही कर रखी थी। और असल में पता चलता है कि वो कोई और नहीं लिटिल लिन जियाओ ब्याओ होता है जो कि वहाँ पे मौजूद होता है। और साथ में दूसरा बंदा वही कोई और नहीं जिऊ लियो होता है। जो मिडल मैन होता है वो कोई और नहीं वांग लिन होता है। मतलब कि वो इस जगह पे आए हुए होते किसी चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है, आखिरकार वो इस जगह पे क्यों आए। तब तक के लिए बाय।